वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ चाह वहाँ रहा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स का पार्ट 2। और सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं साउथ इंडिया के किंगडम से। अ क्लोजर लुक टू द चोलाज। तो चोलाज आप देख सकते हैं मैप में। तो आप देख सकते हैं सदर्न पार्ट जो हम लोग का सब कॉन्टिनेंट का साउथ इंडिया, उसमें चोलाज का राज काफी लंबा चला और काफी इम्पोर्टेंट था एम्पायर उनका। आप देख सकते हैं कावेरी रिवर बेसिन, वहां पे उदायूर नाम का शहर है और तंजावुर नाम का शहर है। तो इसी के आसपास चोला डायनेस्टी का शुरुआत हुआ था। हाँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चोला लोग कैसे पावर में आए थे। तो सबसे पहले एक माइनर चीफली फैमिली था जिसका नाम था मुतारियार। इस चैप्टर के इस पार्ट में आपको काफी सारे कीवर्ड मिलेंगे, तो आप आई होप नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा। तो मुत्तारायार नाम का एक माइनर चीफ फैमिली था जो कि कावेरी डेल्टा के आसपास पावर काफी होल्ड करता था। और वो लोग सबऑर्डिनेट थे पल्लव किंग के, जो कि कांचीपुरम विजयालया में रहते थे। और चोला से लेके उदययुवार तक का डेल्टा कैप्चर कर लिए थे मुदाइयार इन द मिड ऑफ द 9th सेंचुरी। और उसके बाद उन्होंने तंजावुर नाम का एक शहर भी बसाया था। और गॉडेस निशुम निशुम्भासुदिनी गॉडेस के लिए एक टेम्पल भी बनवाया था। और विचालया के जो सक्सेसर थे, उन्होंने किंगडम के जो एरिया को थे वो काफी ज्यादा बढ़ा दिया। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें पांड्यन और पल्लव टेरिटरी की, तो साउथ और नॉर्थ जो पांड्यन और पल्लव टेरिटरी थे वो भी किंगडम का पार्ट बन गए थे चोला किंगडम के। तो इससे चोला किंगडम को ग्रोथ में काफी हेल्प हुआ और वो काफी बड़ा हो गया जल्दी। अगर हम लोग चोला डायनेस्टी के सबसे इम्पोर्टेंट रूलर की बात करें तो वो थे राजा राजा फर्स्ट। और वो 985 आफ्टर क्राइस्ट में उनका जन्म हुआ था, एडी में 985 एडी में। और ये ईयर काफी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लोग उनके बाद की बात करें तो राजा राजा के जो पुत्र थे राजेंद्र वन, वो उनकी पॉलिसी और ज्यादा एग्रेसिव थी। और वो तो गंगा वैली और श्रीलंका के अलावा साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं जैसे इंडोनेशिया, इन सब पे भी उन्होंने राज किया था। और उनका नेवल पावर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था, इतना ज्यादा डेवलप हो चुका था कि वहां तक उनका एम्पायर फैल गया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो चोला डायनेस्टी अपने स्कल्पचर और टेम्पल्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो तंजावुर में और गंगाईकोंडा चोलापुरम में बहुत बड़े बड़े टेम्पल बनवाए राजा राजा और राजेंद्र ने, जो कि काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ आप देख सकते हैं गंगाईकोंडा चोलापुरम का जो टेम्पल है, कितना ज्यादा फाइन आर्किटेक्चर है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन था चोला टेम्पल। वो सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस ही नहीं था, बल्कि वो आर्ट दिखाने का भी एक काफी अच्छा जगह था। और सिर्फ आर्ट ही नहीं बल्कि वो एक हब था इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ को शो करने का। वहां पे आपको प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर, कुक, स्वीपर, म्यूजिशियन, डांसर, हर तरह के हर प्रोफेशन के स्पेशलिस्ट लोग मिल जाते। उसके बाद अगर हम लोग स्कल्पचर की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट था उनमें से ब्रॉन्ज इमेज। ऐसा ब्रॉन्ज इमेज जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर 4 में एक चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। तो ये कितना फाइन बना हुआ है। और दीज वेयर कंसिडर अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। और कई तरह के देवी देवताओं का भी ऐसा बना होता था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर और इरिगेशन की, तो इसमें काफी डेवलपमेंट हुआ था क्योंकि काफी सारे वाटर चैनल बनाए गए थे। हालांकि एग्रीकल्चर तो काफी पहले ही डेवलप हो गया था तमिलनाडु में, लेकिन 5th और 6th सेंचुरी के बाद ही लार्ज स्केल कल्टीवेशन शुरू हुआ, जब काफी फॉरेस्ट के एरिया को कट किया गया और डेल्टा रीजन में एम्बांकमेंट बना दिए गए जिनसे फ्लड रुके। और कनाल्स भी बनाए गए, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में। ये एक वाटर टैंक टाइप है जो आउटफ्लो ऑफ वाटर को रोकने के लिए बनाया गया था। और ये लकड़ी या फिर मेटल का बना होता था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ह्यूज टैंक्स वेयर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट द रेन वाटर जो बारिश का पानी होता था। हम जानते हैं कि कावेरी जो है वो बहुत ज्यादा पानी नहीं है उसमें नॉर्थ इंडिया की रिवर्स के मुकाबले। तो इसलिए वहां पे रेन वाटर को आज भी बचाने का जरूरत पड़ता है। तो उस वक्त ही वो लोग इतने डेवलप कर गए थे कि वो लोग रेन वाटर कलेक्ट करने लगे थे। उसके बाद अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें काफी सारे की टर्म्स जो आपको सभी याद होने चाहिए। सबसे पहले तो सेटलमेंट ऑफ जो फिजेंट्स थे, उनका जो सेटलमेंट था उसको उड़ कहा जाता था, UR उड़। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो लोग प्रॉस्पेरस बन गए थे क्योंकि इरिगेशन अब आ चुका था एग्रीकल्चर में।
तो इससे वो लोग का प्रोडक्टिविटी बढ़ गया था। उसके बाद कई ऐसे ग्रुप ऑफ विलेज बन गए थे जो थोड़े बड़े यूनिट थे विलेज के, उन्हें हम लोग कहते थे नाडू। आप अभी भी जानते हैं कि तमिलनाडु जो है वो मे बी इसी नाडू से बना हो, कि जो ग्रुप ऑफ विलेजेस थे उसे हम नाडू कहते हैं। उसके बाद एक विलेज काउंसिल भी होता था, मगर उसके बारे में कोई खास कीटम नहीं दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि रिच पीजेंट्स ऑफ द वेलाला कास्ट जो थे, वो लोग काफी ज्यादा पावर कंट्रोल करते थे नायडू के पूरे अफेयर में, एडमिनिस्ट्रेशन में। और जो रिच रिच लैंड ओनर थे उनको टाइटल दिया गया था मुवेंदा वेलान, और एक वेलन या फिर पीजेंट सर्विंग थ्री किंग्स, यानी एक पीजेंट जो तीन राजाओं का को सर्व करता था उसको वेलन कहते थे, और उन्हें मुवेन दा वेलन कहते थे जो लोग रिच लैंड ओनर होते थे। और उन्हें अड़ाईयार भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है लिटरल मीनिंग चीफ। तो ये रिस्पेक्ट के लिए उनको ये सब दिया गया था। उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट बॉक्स है टाइप ऑफ लैंड के बारे में। तो चोला इंस्क्रिप्शन में ये सभी मेंशन्ड है। वेलन वगई जो थे वो ऐसे लैंड थे जो नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोपाइटर के पास थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ब्राह्मदेय, तो ब्राह्मदेय जो थे वो ऐसे जमीन थे जो ब्राह्मण को गिफ्ट कर दिया गया था। तो इसमें नाम में ही ब्रह्म है, तो उससे आप याद कर सकते हैं कि ब्राह्मण को दे दिया गया, तो ब्राह्मण दे। उसके बाद शाल भोग, तो आपको पाठशाला याद रखना होगा, उससे शाला से आप याद रख सकते हैं शाल भोग। तो लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल, तो पाठशाला के लिए जो भोग हो वो शाल भोग हो गया। उसके बाद देवदान, जो देवता को दान कर दिया जाए, मींस लैंड गिफ्टेड फॉर द टेम्पल्स और टू द टेम्पल्स। या फिर तिरुना मातु कन्नी भी, तिरुना माती कन्नी भी कहा जाता था देवदान को ही, जो कि लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। उसके बाद पलाची च चंजनम, पलाची च चंजनम जो था वो जैन इंस्टीट्यूट को जो लैंड डोनेट किया जाता था। उसके बाद ब्राह्मण को काफी लैंड जो रिसीव करते थे उसको अभी हमने पढ़ा है ब्राह्मण देय कहा जाता था, और कावेरी वैली के आसपास काफी ब्राह्मण सेटलमेंट बस गए थे इसीलिए। और असेंबली को सभा भी कहा जाता था ब्राह्मण लैंड होल्डर के। और जो स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स में आप काफी इंस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं, वो लोग जो डिसीजन लेते थे उसके। और एसोसिएशन ऑफ ट्रेजर को नगरम कहा जाता था। उसके बाद सभा के अलग अलग कमिटी थे, चाहे वो इरिगेशन के लिए, गार्डन के लिए, टेम्पल के लिए हो, सब चीज के अलग अलग कमिटी। तो उसके बाद आप यहाँ पढ़ सकते हैं इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मगर आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक डायनेस्टी की बात की गई है, तांग डायनेस्टी की, चाइना में। ये 300 साल राज किया, 7th सेंचुरी से 10th सेंचुरी। इसकी कैपिटल थी जियांग, जो कि दुनिया के सबसे बड़े शहरों में आती थी। और यहाँ तुर्क, ईरानी, इंडियन, जापानी, कोरियन सब लोग आते थे। और यहाँ का खासियत था कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो है वो एग्जाम की तरह रिक्रूट होती थी, जैसे अभी इंडिया में आप देख सकते हैं सिविल सर्विस एग्जाम, या फिर और भी दुनिया भर में होता है, वहां ऐसा बहुत पहले से होता आ रहा था। और ये सिस्टम 1911 तक चला। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वहाँ का कितना अच्छा सिस्टम था, जो कि अभी तक चलता आ रहा था 1911 तक। ऑलमोस्ट सिर्फ 110 साल पहले बंद हुआ है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये एक्सरसाइजेस शुरू हो जाएंगी। आई होप कोई डाउट नहीं आना चाहिए एक्सरसाइज में। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल।